हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है बायकॉट मूवमेंट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि सीमा पर हमारे 20 जवानों को चीन ने शहीद कर दिया है, तो उसकी वजह से हमारे देश में चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का एक आंदोलन सा चल पड़ा है। तो इसमें आज हमारा कंसंट्रेट करेंगे इस विषय पे। तो अभी सबसे पहले इस विषय को जो उठाया था वो श्री सोनम वांगचुक हैं। श्री सोनम वांगचुक को आप जिन लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो फुंगसुक वांगडू के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर प्ले किया था वो सोनम वांगचुक के ऊपर ही आधारित था। सोनम वांगचुक एक इनोवेटिव स्कूल चलाते हैं लद्दाख में, जिसमें वो असफल विद्यार्थियों को ही पढ़ाते हैं। उसमें एडमिशन की पहली शर्त है कि आपको असफल होना पड़ेगा, सफल विद्यार्थियों को वो एडमिशन नहीं देते हैं। तो जो असफल विद्यार्थी है उसको वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं, इनोवेशन सिखाते हैं और डिफरेंट शिक्षा पद्धति का उपयोग करते हुए उनको जीवन में सफल होने का संदेश देते हैं। तो ये था परिचय सोनम वांगचुक का। अब सोनम वांगचुक ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें उनका कहना है कि जैसे सेना तो बुलेट से चीनियों को जवाब दे ही रही है, पर एज ए नागरिक हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सोनम वांगचुक का कहना था कि आज की दुनिया इकोनॉमिक्स से चलती है। डिफेंस पावर तो एक अपने आप में है ही कि डिफेंस पावर तो है, पर डिफेंस पावर हर व्यक्ति अपना योगदान नहीं दे सकता डिफेंस में। पर एज ए इकोनॉमी हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं, क्या झटका हम लोग चाइना को दे सकते हैं। तो उसके लिए सोनम वांगचुक ने वॉलेट से जवाब नामक एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जिससे हम चाइना को झटका दे सकते हैं। तो पहले हम लोग चाइना के साथ में भारत की ट्रेड स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं। 2003-04 में भारत चाइना को 4099 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था सिर्फ 6051 मिलियन का। हालांकि इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, पर इतना नहीं था। तो टोटल जो 2003-04 में इंडिया को नुकसान होता था वो 14,835 करोड़ का होता था। वही नुकसान अब 2018-19 में बढ़कर 4,41,000 करोड़ के बराबर हो गया है। जो प्रमुख चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें मुख्य हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और दूसरे नंबर पर आती है मशीनरी, पंप्स और बाकी साजो सामान। तीसरे नंबर पर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स या एपीआई केमिकल्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। उसके अलावा जैम एंड ज्वेलरी भी कुछ मात्रा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। पर कुछ जो जेम्स हैं, क्योंकि चाइना खनिज पदार्थों का एक बड़ा भंडार है, तो चाइना से हम लोग जेम्स इंपोर्ट करते हैं। और एक मज़ेदार बात है कि इंडिया में आयरन और स्टील का इतना ज़्यादा कच्चा माल उपलब्ध है और हम लोग चाइना को आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं। और वहीं चाइना हमको आयरन एंड स्टील भी एक्सपोर्ट करता है। अभी हमारे देश में एक समस्या पैदा हो गई थी पिछले कुछ दिनों पहले कि चाइना से इंपोर्टेड स्टील इंडियन मेड स्टील से सस्ती पड़ रही थी। तो उसके बाद हमारी सरकार ने एंटी डंपिंग वगैरह शुल्क लगाए, जिसके कारण अभी स्थिति थोड़ा नियंत्रण में है। पर फिर भी चाइना में 23,368 करोड़ का आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो है प्लास्टिक गुड्स जो हमारी इवन जो चेयर्स हैं, कई जगह पे चेयर्स, फर्नीचर्स जो प्लास्टिक का बना हुआ है वो चाइना मेड है। इसके अलावा 1,40,000 करोड़ का हम अन्य सामान इंपोर्ट करते हैं, जिसमें आजकल टाइल्स भी
इवन हमारे खिलौने बच्चों के, हमारे यहाँ पे दिवाली की जो लाइट्स हैं, तो वो सब सामान, इलेक्ट्रिकल का सामान, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में देखेंगे तो ब्रांडेड हैवेल्स वगैरह को छोड़ दें तो बाकी जो है उसमें के यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट की पूरा का पूरा भरमार आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है 2018-19 में, उसका एक ब्रेकअप था। अब इसके मायने क्या हैं एज ए नागरिक। तो अगर आप देखें कि 2018-19 में हम लोगों को जो चाइना से घाटा हुआ वो 4,41,000 करोड़ का हुआ, जिसका अर्थ है कि अगर हम लोग अपने देश की जनसंख्या 135 करोड़ मानते हैं तो हर नागरिक को 3267 रुपये के बराबर हम लोगों ने चाइना को दिए हैं। यानी कि अगर एक परिवार में 5 लोग मान लें तो लगभग 16,500 रुपये चाइना को हर परिवार से गया है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है रुपए का अवमूल्यन और रोज़गारों के अवसरों का कम होना। अब इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। जब हम लोगों का निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है तो हमारे रुपए का अवमूल्यन नहीं होता, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ती है। पर जब हमारे निर्यात कम हो जाए और आयात बढ़ जाए तो रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाता है, यानी कि रुपए का वैल्यू गिर जाती है। जो कि ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं कि रुपया अभी $76 पे पहुंच गया है। ये रुपया जब देश आज़ाद हुआ था तो इसकी कीमत डॉलर के ऑलमोस्ट बराबर थी। उसके बाद इवन 1992 तक भी हमारे रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, पर 1992 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया ताकि हमारे निर्यात बढ़ सके और आयात कम हो सके। उसके बावजूद लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है, आयात बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आयात बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ल्ड में सभी व्यापार डॉलर में होते हैं। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की रुपए के मुकाबले कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत कम होती है। तो उसके कारण एक तो आपके रुपए का अवमूल्यन हो गया और दूसरा आपका आयात महंगा हो गया। तो ये दो तरफा तलवार है और इसके कारण हमारे देश में महंगाई भी बढ़ जाती है। तो पहला तो ये एक नागरिक के लिए असर होता है। अब दूसरा असर क्या होता है कि अगर आयात बढ़ा तो देश में रोज़गारों का नुकसान होता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुई है उसमें हमारे देश के किसी भी नागरिक को रोज़गार नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेडर्स को मिलेगा। क्योंकि ट्रेडर जो है वो आयात करते हैं और माल को बाज़ार में डंप कर देते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी वर्कर को या किसी मज़दूर को या किसी भी मिल मालिक को काम नहीं मिला, ओनली ट्रेडर को फ़ायदा हुआ, जो कि एक नॉशनल फ़ायदा है। मेजर जो फ़ायदा था वो निर्यात करने वाली कंट्री यानी कि चाइना को हो गया। अब जैसे कि देखिए कि अभी इलेक्ट्रिकल मशीनरी जिसमें प्रमुखतः मोबाइल है का 2018-19 में आयात 1,98,632 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ का हुआ है। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे देश में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, इनका एक छत्र राज्य हो गया है। और हमारे देश के जो ब्रांड थे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, ये ऑलमोस्ट या तो अतीत का हिस्सा हो गए हैं या इनका मार्केट शेयर बहुत कम हो गया है। तो माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा अगर कोई फ़ोन बनाते हैं तो वो देश में बनाएंगे। तो अगर देश में वो बनाएंगे तो उससे देश के मज़दूरों का फ़ायदा होगा, देश के मिल्क मालिकों का फ़ायदा होगा, मज़दूरों के अलावा जिस जगह से सामान खरीदेंगे उसका फ़ायदा होगा। और एक मोबाइल को बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है, उन कंपोनेंट को निर्माण करने वाली कंपनियों का फ़ायदा होगा। पर अगर वही मोबाइल चाइना से बन के आ रहा है तो उसमें देश का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। आपको ये तो याद ही होगा कि दिवाली पे आजकल चाइनीज़ दिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से चाइनीज़ दिए बन रहे, मार्केट की शान, रो रही माटी रो रहा कुम्हार। तो अल्टीमेटली नुकसान हमारे गांव तक पहुंच रहा है। कुम्हार जो थे हमारे,
उनको दिवाली पे दिए नहीं बिकते हैं, क्योंकि हम लोग डेकोरेटिव मशीन मेड दिए जो चाइना से डंप किए जा रहे हैं उनका यूज़ करने लगे। अब एज ए नेशन हमें क्या लॉस होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018-19 में हम लोगों ने चाइना से सिर्फ इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है वो 1,98,632 करोड़ का खरीदा। अब इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है कि 2019-20 में हमारे देश का जो रक्षा बजट था उसमें सिर्फ 1,05,000 करोड़ नया साजो सामान जैसे कि वायुयान वगैरह खरीदने के लिए रखा गया था, सिर्फ 1,05,000 करोड़। यानी कि जितने का मोबाइल हर साल खरीद लेते हैं चाइना से, उसका लगभग आधा ही हमारी सरकार नए विमान खरीदने के लिए, तोप खरीदने के लिए या अन्य जो उन्नत क्वालिटी के हेलीकॉप्टर हैं या फिर अदर हथियार हैं उसको खरीदने के लिए प्रोविज़न करती है। तो इससे पता चलता है कि एक मोबाइल जिसकी लाइफ सिर्फ 3 साल है उसको खरीदने के लिए हम लोग 1,98,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और उसके मुकाबले एक जो सरकार है, हमारी सरकार सिर्फ 1,05,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न कर रही है नए उपकरण खरीदने के लिए। तो अगर ये 1,96,000 करोड़ बाहर ना जाके हमारे देश में लगते तो एक तो हमारी जीडीपी बढ़ती, और दूसरा ये है कि उससे होने वाले रेवेन्यू से, सपोज मैं मानता हूँ कि 1,98,000 करोड़ का अगर सामान देश में बनता तो उसमें लगभग 20% अगर सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता तो ये लगभग 40,000 करोड़ का एक रेवेन्यू सरकार को मिलता, और सरकार उसको या तो रक्षा में या कृषि के लिए सब्सिडी देने में या किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मनरेगा में, किसी भी क्षेत्र में उसको यूज़ करती। तो बाहर निर्माण होने से सरकार को भी नुकसान है, नागरिकों को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। तो सोनम वांगचुक ने बोला कि देखिए, वॉलेट से जवाब का क्या तात्पर्य है। चाइनीज़ सामान से अभी हम लोग लगभग, हमारी मार्केट्स फ्लडेड हैं। हमारा जो मोबाइल का क्षेत्र है उसमें तो हमारे पास ऑप्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है कि हम अभी मोबाइल को रिप्लेस कर सकें किसी इंडियन मेक से या अदर सोर्स से। तो सोनम वांगचुक ने बोला कि हम लोग 1 हफ्ते में अपने मोबाइल में उपलब्ध जो ऐप है उसको हम 7 दिन में हटा देंगे। उससे होगा क्या वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐप जो हम लोग चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं और जिसका इंडियन सब्स्टिट्यूशन भी उपलब्ध है, या अदर अमेरिकन या फिर कोई और देश से बना हुआ ऐप आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चाइनीज़ ऐप जैसे कि यू डिक्शनरी, हाई ट्रांसलेट और बाकी जो ऐप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो इंडियन रिप्लेसमेंट है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है। इसी तरह से जो ऐप लॉक और फ़ोटो हाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो जैसे ऐप लॉक सॉफ्टवेयर हो गया या स्मार्ट ऐप लॉक हो गया या बाकी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके मुकाबले आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्टन ऐप लॉक, और इसके बाद लॉक ऐप, स्मार्ट ऐप लॉकर। तो इनका आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं जिनका चाइनीज़ जो हैं, जैसे वीडियो शो, वीडियो कट, इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं क्विक फ्री वीडियो का, या बाकी जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप लिस्ट से एक बार देख सकते हैं। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो हानिकारक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं टिकटॉक, लाइकी, विग्रो। इसकी जगह पे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया का शौक़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं एंजॉय, मैड लिब्स, डब स्मैश, रॉप्सपो। तो इसके बाद डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप जैसे करते हैं कि शेयर मी, शेयर इट, इसकी जगह पे आप यूज़ करिए जियो शेयर, सेंड एनीवेयर इसका। अब कीबोर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं चाइनीज़ की जगह पे गूगल इंडिक कीबोर्ड का, देश कीबोर्ड का।
अब वीडियो डाउनलोडर में वीडियोमेट, वीडियो डाउनलोडर, ट्यूब, स्नैप ट्यूब, इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो ऑर्डर, www.freemake.com का। फिर ऐप क्लोनर या डुअल स्पेस के लिए जो चाइनीज़ हैं वो हैं पैरेलल स्पेस लाइट, पैरेलल स्पेस मल्टीपल अकाउंट, डुअल ऐप्स। इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इंडियन का क्लोन ऐप, डू मल्टीपल अकाउंट्स, सुपर क्लोन। फिर कैम स्कैनर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं डॉक स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन, PDF डॉक्यूमेंट स्कैनर। फिर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए चाइनीज़ में वन सिक्योरिटी, सेफ सिक्योरिटी, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्टन मोबाइल, AVG एंटीवायरस, मैकएफे, जियो सिक्योरिटी। स्टोरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो कि चाइनीज़ है वो है कुकू FM, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं पार्टीलिप, गूगल प्ले बुक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फ़ोटो एडिशन के लिए चाइनीज़ हैं एयर ब्रश, ब्यूटी प्लस, YouCam, इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं लाइट रूम, स्नैपसीड, पिक्स आर्ट। तो अब देखते हैं कि ऐप से क्या होगा। तो ऐप में जैसे हम लोग एक टिकटॉक का उदाहरण लेते हैं। टिकटॉक का जो मार्केट शेयर इंडिया का है वो 45% है, यानी कि अगर वैश्विक मार्केट शेयर देखें तो इंडिया का 45% जो है वो इंडिया उसको कंट्रीब्यूट करता है उसके मार्केट शेयर का। जबकि चाइना में जहाँ से टिकटॉक बना है वहाँ पे सिर्फ वो मार्केट शेयर उसका सिर्फ 8% है। इससे पता चलता है कि इंडियन टिकटॉक के कितने दीवाने हैं। अब इसमें एक बिटर ट्रूथ है कि चाइनीज़ ऐप टिकटॉक जो है ये इंडियंस का प्रीशियस टाइम ईटिंग अवे कर रहा है। एक डाटा आया था जिसके मुताबिक देश में जो हम लोग टोटल यूज़ किए हैं टिकटॉक का उस 5.5 बिलियन आवर्स, यानी कि 550 घंटे इंडियंस ने टिकटॉक के ऊपर बिताया है। अब इसमें एक मेजर कंसर्न आता है क्योंकि टिकटॉक जो है एक चाइनीज़ मोबाइल है, एप्लीकेशन है, चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन है। तो चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन होने की वजह से इसकी एक मेजर कंसर्न है कि इसमें डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि अगर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है टिकटॉक की वजह से या किसी भी चाइनीज़ ऐप की वजह से, तो आप चाइना का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आपके मोबाइल का डेटा चोरी हो जाता है तो अल्टीमेटली सफ़रर आप ही हो, उससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक कंसर्न है। इसी तरह से चाइना हम लोगों को चाइनीज़ वायरस भेज दिया है, कोरोना वायरस। उसकी वजह से हम लोगों का लगभग $450 पर डे का नुकसान हो रहा है, $450 करोड़। तो $450 करोड़ जो है वो एक बहुत बड़ी रकम है, जिसके मुकाबले क्योंकि हर इंसान घर में लॉक है और टिकटॉक पे अपनी वीडियो बना रहा है, तो उसकी वजह से जो टिकटॉक को रेवेन्यूज़ हैं वो बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। अब टिकटॉक का जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया में होने का कारण क्या है कि जो डिजिटल ऐड की मार्केट है उसका साइज़ है 35,720 करोड़, और जितना लोग यूज़ करेंगे उतना ही लोग डिजिटल ऐड उस प्लेटफॉर्म पे देते हैं। जैसे यूट्यूब में आपने देखा होगा कि बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, इसी तरह से बाकी ऐप्स में भी आपके पास ऐड भी आते रहते हैं और बाकी ऐप का प्रमोशन भी आता रहता है। तो ये एक कारण है कि अगर आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल करते हैं तो अल्टीमेटली जो पैसा चाइनीज़ के पास जा रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो टिकटॉक ही नहीं, बाकी जो जितने भी ऐप्स हैं आप 2 कारणों से डिंस्टॉल कर दीजिए। एक तो पहला कारण तो है कि उसका जो रेवेन्यू है वो चाइनीज़ को जाता है, तो अल्टीमेटली चाइना आर्मी या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो आर्मी है उसको
फ़ायदा होता है। और दूसरा कारण है कि डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो उसकी सुनवाई इस देश में नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या, सभी चाइनीज़ ऐप्स के जो सर्वर्स हैं वो चाइना बेस्ड हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का एक तरह से मुखपत्र है, वो ये लिखता है जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है कि इंडियंस कैन हार्डली रेजिस्ट बाइंग चाइनीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि ग्लोबल टाइम हमें ये ताना दे रहा है कि इंडियंस जो हैं वो चाइना के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, जो कि सस्ते भी हैं, उनको मोह नहीं त्याग सकता है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न है जो कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि क्या हम चाइना के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में हम लोग वाकई चाइना का प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। अब पहला देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी। इसमें ज़्यादातर मोबाइल्स हैं। तो मोबाइल्स का जो मार्केट साइज़ है जो चाइना हम लोगों को भेज रहा है वो लगभग 2 लाख करोड़ का है। 2 लाख करोड़ के मोबाइल हम लोग 2018-19 में चाइना से इंपोर्ट किए थे। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि एसेंशियल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नया मोबाइल नहीं खरीदेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते या आपके कोई लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मोबाइल ख़रीदते हैं वो उसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर टाइम पे फ़ोन करना ही होता है, जो पुराना यूज़ था। पर अभी फ़ोटोज़ हो गए, सोशल मीडिया हो गए, टिकटॉक और हेलो, तो ये सब की वजह से हम लोगों ने अपना जो मोबाइल का जो मिसयूज़ है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब दूसरा प्रोडक्ट है मशीनरी और जो हार्डवेयर आइटम आता है, जैसे कि टरबाइंस काफ़ी कंपनियों ने चाइना से प्रोक्योर की है। तो इसको छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में BHEL एक अच्छी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टरबाइंस बनाती थी, पर चाइनीज़ सस्ती क्वालिटी के टरबाइंस को और इंडिया में डंप किए। और बहुत सारे लोगों ने अपने, क्योंकि हमारे देश में एक समस्या है कि हम लोग जो खरीदते हुए कॉस्ट होती है उसका ध्यान रखते हैं। हम ये लोग ये नहीं देखते कि अगर इसमें कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम क्या चाइना से लोगों को बुलाएंगे। बहुत सारी जगह पे चाइनीज़ मशीनरी लोगों ने सस्ती होने की वजह से ख़रीदी और उसके बाद क्योंकि उसका सपोर्ट मिलता नहीं है इंडिया में, उसका सपोर्ट सेंटर ना होने की वजह से वो ज़िंदगी भर नहीं चल पाई। तो मेरे ख्याल से इसको छोड़ना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया मेड प्रोडक्ट हम लोग खरीद सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो कि मेजर जो योगदान है वो फार्मास्यूटिकल में काम आने वाले केमिकल्स का है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और इसको इमीडिएटली छोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया और ये क्षेत्र वैसे भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो केमिकल अब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल यूज़ करने में सपोज़ हम 50 पैसे का API मंगाते हैं, पर हम 50 रुपये की दवाई अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता है वो 50 रुपये का होता है और चाइना से हम लोग ने सपोज़ 1 रुपये का माल उसके लिए, कच्चा माल उसके लिए लिया। तो ये तो देश के लिए बेनिफिट है, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी वैश्विक गांव में हम लोग पूरी तरह से सिर्फ अपने देश के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते कि हम लोग खाली अपने देश में ही करेंगे, पर जो चीज़ हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जिससे हमें वैल्यू एडिशन करके हम लोग आगे बेच रहे हैं, उसको पूरी तरह से रोक लगाना अभी संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि जो कंपनी चाइना से इंपोर्ट कच्चे माल का करती है और एक्सपोर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट का अमेरिका में, तो उसका ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें सरकार को ये देखना चाहिए कि कैसे हम अपने देश में जो केमिकल्स उद्योग है उसको बढ़ावा दें और इसका इंपोर्ट कम से कम करें। इसके बाद जेम एंड ज्वेलरी है, तो इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जेम्स का है। तो जेम स्टोन हम लोग अल्टरनेट सोर्स कर सकते हैं बाकी एरिया से, तो उसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं।
इसके बाद आयरन एंड स्टील का एक बड़ा चंक है। आयरन एंड स्टील में ऑलरेडी सरकार ने डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से पिछले साल में स्टील कम आयात हुई है चाइना से। फिर जो हिस्सा आता है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का आता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, जो कि मेरा मानना है कि वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, और हमारे देश में भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। चाइना के प्लास्टिक प्रोडक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, तो इसको तो इमीडिएटली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी मोबाइल की तरह से हमारा कोई जीवन रक्षक चीज़ नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद जो अदर्स आते हैं, जैसे टाइल्स हो गई, या बच्चों के खिलौने हैं, या मिट्टी के दिए हैं, तो इसमें तो हम लोग इमीडिएटली स्विच ओवर कर ही सकते हैं अपने देश के सामान के लिए, क्योंकि मिट्टी के दिए अगर हम अपने देश के यूज़ करेंगे तो हमारे कुम्हार को काम मिलेगा, जबकि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली चाइना को बेनिफिट हो रहा है। उनकी बंदूकों में गोली डाल रहे हैं हम लोग उनका सामान खरीद के। अब जो मैंने सोचा है वो होना चाहिए कि हम लोगों को पहले चाइना का प्रोडक्ट जो नहीं छोड़ सकते, जैसे कि हम लोग मोबाइल नहीं छोड़ सकते, पर हम एक काम तो कर सकते हैं ना कि हम नया मोबाइल ख़रीदने की जगह हम पुराने मोबाइल को रीयूज़ कर लें, जो कि रीयूज़ की पद्धति तो देश में या दुनिया में, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो सोसाइटी है उसको एक कंजम्पशन सोसाइटी बना दिया है कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग रीयूज़ नहीं करते। पुराने टाइम में हम लोगों का प्रेफरेंस होता था कि हम लोग एक ही चीज़ को बहुत साल तक चलाते रहते थे। इंडियंस वैसे भी इस मामले में माहिर हैं कि एक ही प्रोडक्ट को जब तक बिल्कुल उसको लगभग स्क्रैप ना हो जाए तब तक उसको यूज़ करते थे, पर आजकल वो नहीं है। तो पहला होना चाहिए रीयूज़, क्योंकि आपने जो मोबाइल ख़रीदा उसमें आप कितनी पिक्चर यूज़ करते हो? बहुत कम यूज़ करते हैं उसको। हम खाली अपनी पिक्चर खरीदते हैं, पिक्चर खींचते हैं और उसको रख लेते हैं। तो एक मोबाइल जिसमें अच्छा कैमरा है उसको हम लोग रीयूज़ कर लें बनिस्बत एक और हायर एंड का मोबाइल ख़रीदने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप मोबाइल ख़रीदते हैं उससे ई वेस्ट भी बढ़ता है। तो एक पहली चीज़ है हम लोगों को रीयूज़ करना चाहिए। सेकंड इज़ रिड्यूस। हम लोग धीरे धीरे जो भी चाइना का इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे सिगरेट है वो एक दिन में नहीं छूटती, ऐसे ही चाइना का भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें लत लग गई है और उसको एक दिन में छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है उसको हम लोग धीरे धीरे रिड्यूस करें। और थर्ड इज़ रिफ्यूज़। जिस प्रोडक्ट को हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाइना के बने हुए खिलौनों को, चाइना के बने हुए बिजली की झालरों को, चाइना के बने हुए दियों को इमीडिएटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है और इससे क्या देशभक्ति का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग चाइना से ख़रीदेंगे तो अल्टीमेटली उससे उस प्रोडक्ट का नुकसान होगा जो हमारे देश में बना है और जिससे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलता है। और जो प्रोडक्ट हमने चाइना से ख़रीदा उसके सामने चाइना को पैसा मिलेगा और अल्टीमेटली वो उसके काम आएगा, उसकी सेना के काम आएगा। तो मेरा मानना है कि देशभक्ति सिर्फ सेना का ही काम नहीं है, मेरा और आपका भी है। और अब आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी चाइनीज़ प्रोडक्ट को या तो रीयूज़ कर लें, उसको रिड्यूस कर लें और फाइनली रिफ्यूज़ कर दें। थैंक यू।